अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि आज अहम तरीन इजलास हुआ, लेकिन उसके अलावा दिन भर की अहम एक्टिविटी ये भी रही कि वो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें जो दानिस्ता तौर पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा के दौर में दायर नहीं की गई थी, अब उनको बाज़ाब्ता दौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले दफ्तर करा दिया गया है और उनके डायरी नंबर्स भी इशू हो गए हैं। अब इन दरख्वास्तों के ऊपर क्या हो सकता है, दरख्वास्तों के अंदर क्या लिखा गया है, क्या आईनी बेंच के सामने जाने की ज़रूरत पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट भी बैठ सकती है, इन तमाम तर मुमकिनात के ऊपर मैं और वसीम मलिक आपके सामने तफसीलात रखेंगे। वसीम, इन दरख्वास्तों पर जाने से पहले जो 26वीं आईनी तरमीम की है, मुझे ये बताएं कि आज जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक दरख्वास्त आई सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, वो क्या है और उस दरख्वास्त की अहमियत क्या है, उसमें कहा क्या गया है? उससे पहले मैं थोड़ा सा जसारत करता हूँ कि 4 दरखास्तें अब तक आईनी तरमीम के खिलाफ दायर हो चुकी हैं। आज के रोज़ गो के 3 दरखास्तें दायर हुई हैं। इससे कबल अफरासियाब खटक और जो सिविल सोसाइटी है उसके अलावा भी एक दरख्वास्त आ चुकी है, मजमूई तौर पर 5 हो चुकी है, एक वकील की जानिब से एक वकील की जानिब से भी एग्जैक्टली। तो आज के रोज़ जो 3 दरखास्तें दायर की गई हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान हैं, हामिद खान ग्रुप से उनका ताल्लुक है, लीड उनको कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। एक तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और जो दूसरी 2 दरखास्तें दायर की गई हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई हैं। और उनमें जो वकील हैं, ये सबसे अहम एक इशारा इस वक्त जानिब हमें मिलता है कि ये जो वकील हैं ये मुनीर मलिक साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और पहली जो वकला तहरीक थी उसके रूए रवां भी हैं। और पहली मरतबा अगर किसी वकील ने या वकील रहनुमा ने या प्रोफेशनल वकील ने आकर इन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था, तो वो फैसल सदीकी साहब और जस्टिस मुनीर मलिक साहब जो थे, उनका एक जो स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट, वो जारी भी हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि वकला की एक मुश्तरका काविश है जिसके तहत ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका उस हद तक मैं नहीं कहूँगा कि अब मुनीर मलिक साहब जो है उनका ताल्लुक सिंध से है। मुनीर मलिक साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट बार या सिंध बार कौंसिल के दरखास्तें जो हैं वो दायर होती, लेकिन अगर वहाँ से नहीं आई और मुनीर मलिक साहब बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ की जो उनकी एपेक्स बॉडी है जो वफाकी हुकूमत बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खासे करीब है, तो वहाँ से कोई दरख्वास्त नहीं आने जा रही। आल्दो कि इस पर मज़ीद दरखास्तें दायर होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी हो सकता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो जाए और अगर कमान बदलती है और इंडिपेंडेंट ग्रुप से प्रोफेशनल ग्रुप के पास यानी हामिद खान ग्रुप के पास जाती है सुप्रीम कोर्ट बार की सरबराही, तो फिर हो सकता है कि आगे आइंदा आने वाले दिन मुख्तलिफ हो। लेकिन वसीम मलिक की राय है, जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं प्रोग्राम से पहले, तो इनकी राय है कि शायद मुनीर काकड़ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नॉमिनी है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की नशिस्त पर, तो वो जीत जाएंगे। हामिद खान ग्रुप से उनका ताल्लुक है। जबकि मेरा ये कहना है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो डीएचए के साथ मुआहिदा कर रखा है, उसके बाद आप नहीं कह सकते कि हामिद खान ग्रुप जीत जाएगा और उनकी जो पॉपुलर ओपिनियन है वो गालिब आ जाएगी। पॉपुलर ओपिनियन तो पीटीआई की भी थी, सबसे ज्यादा सीट जीत कर वो अपोजिशन में बैठे। योर ऑनर, डीएचए वालों ने वोट करना है कल के इलेक्शन में, उन्होंने मैनेज करके देने हैं वोट। ये वो बेहतरीन काम है जो उनको आता है। आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तो तस्लीम कर लीजिए, इसमें कोई इमाम नहीं रहा कि वो कहीं से भी बंदे तोड़ के ला के किसी भी तरह के इलेक्शन को मैनेज कर लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, ये दाखिल की गई है कंवल शोजब जो कि वुमेन विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी सरबराही करती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा जिसकी 12 जुलाई को एक ऐसी होलनाक हुकूमत के लिए तस्वीर सामने आई थी कि उसके बाद हमने देखा कि अदलिया को उखाड़ पिछाड़ के रख दिया गया, उसमें वो फरीक भी थी। तो वसीम, कंवल शोजब साहिबा क्या कह रही हैं अब, और चीफ जस्टिस काजी फजीसा के जाने के फौरी बाद ये दरख्वास्त क्यों दायर हो गई? बहुत सारी दरखास्तें अभी मज़ीद भी हैं जो कि दायर होनी हैं क्योंकि काजी फजीसा साहब जा चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आज डिस्कस करता हूँ। कमरा अदालत नंबर 1, बड़ा ही पुरसकून माहौल था वहाँ पे। कोई वकील जा रहा था तो उसकी तस्दीक नहीं हुई, कोई सरकारी अफसर अगर पेश हुआ तो वो डर डर के नहीं खड़ा था, उसकी तस्दीक नहीं हुई। सहाफ़ियों को ताने नहीं दिए गए, सहाफ़ियों के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारा गया, खौफ के बुत टूट गए। आज जो बेंच था, आज वो जो सामने रोस्टम पर मौजूद लोग थे या कमरा अदालत में बैठे लोग थे, बेंच में से कोई खुद पसंदी का जो मारा शख्स है वो किसी के ऊपर चीख नहीं रहा था। 1 घंटा और 15 मिनट
समात होती है और उसमें 30 में से 24 मुकदमात जो हैं उसकी समात मुकम्मल हो जाती है। गो के बहुत सारी जो पिटिशंस थी वो टाइम बार्ड थी, मगर एक बड़ा ही पुरसकून माहौल होता है। हालांकि हमारे लिए तो एक न्यू नॉर्मल बन चुका था कि कमरा अदालत में चीखो पुकार हो, कभी सहाफ़ी निशाना बने, कभी सरकारी अफसर निशाना बने, वकील जो है वो रोस्टम पर पेश होते हुए, देखिए जो कुछ हुआ मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब जैसे वो उस वजह से मुझे आज कमरा अदालत का जो माहौल था नज़र आ गया, क्योंकि आपने कहा कि शख्सियत जा चुकी हैं तो इस वजह से दरखास्तें दायर हुई हैं। अब 12 जुलाई की जो दरखास्त है, सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से वो उनके ज़रिए ये दरखास्त कमल शोज़ब साहिबा ने दायर की है। उसमें कहा गया है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, और दूसरा उनको पाबंद भी किया जाए कि वो ये फैसला माने। अब इस दरखास्त को अगर समात के लिए मुकर्रर किया जाता है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दरखास्त कोई आईनी मामला नहीं है। इस दरखास्त को 3 रुकनी कमेटी के सामने जाना है। कमेटी में जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। एक लम्हे के लिए मैं क्या भी दूं कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो लेगेसी कंटिन्यू करेंगे जो पहले थी, लेकिन बाकी नहीं करेंगे, मेजॉरिटी में है। हाँ। और जस्टिस मुनीब अख्तर 14 सितंबर की वजाहत के अंदर ये तहरीर कर चुके हैं वसीम कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले पर नहीं अमल दरामद करता तो आइन के तहत जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। तो आर्टिकल 204 में तो देखिए वो 14 सितंबर वाली जो वजाहत थी वो 8 जजेस की थी। आप जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम क्यों ले रही हैं? तहरीर करदा उनकी थी, अल्फाज उनके मैं कुछ नहीं कह सकता जी। वो 8 जजेस की मुश्तरका जो एक वजाहत थी वो 2 मरतबा जारी हुई है। तो बहरहाल मैं उसी जाने आ रहा था कि मैं एक अजम्पशन पे ये कह लेता हूँ कि जैसे याहिया आफरीदी पुरानी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, गो के ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी कमेटी में वो 2 लोग मौजूद हैं, वो 2 जजेस मौजूद हैं जिनका ये फैसला था और जिस फैसले पर वो आखिरी हद तक खड़े रहे। और मैं आपको मुसद्दका इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह से बहुत मुलाकातें हुई, कुछ मुलाकातों का उन्होंने इनकार भी किया था इन आइनी तरमीम से कबल, और फिर उन्हें रोका भी गया कि वो 12 जुलाई के फैसले से पीछे हट जाएं। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने आइनी तरमीम से एक दिन कबल जब ये खबर सामने आ रही थी कि नंबर गेम जो है वो पूरा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के हक में लेकर, तो उस रोज़ भी वजाहत जारी की गई थी। तो वो तो आखिरी हद तक अपने फैसले के साथ खड़े थे। तो अब एक वो कमेटी में मामला जाएगा और वो कमेटी चाहे फुल कोर्ट बना ले, वो कमेटी चाहे 8 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना ले, वो कोई आईनी बेंच नहीं सुनेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनना है। तो इन्हीं अदालत का मुकदमा है। तो सारे मामले में मुझे तो ये लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो उनके साथ हाथ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये लगता है कि जो यकीन दहानियाँ उनको कराई गई थी या जो कुछ भी हुआ था वो नहीं अब पूरा हो सका। हम बार बार ये तनकीद करते थे कि भाई क्यों नहीं चाहती पीटीआई तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में, ये उनका हक के दावा है। तो जाहिर है उनकी भी स्ट्रेटजी थी, उन्हें कादी फैज़ीसा से किसी किस्म का के इंसाफ की तवक्को नहीं थी और अब उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और फिर जस्टिस याहिया आफरीदी को वो खत भी याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह का। बिल्कुल होगा, और जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी पर वो उनको खुद अच्छे से याद भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इन बातों पर डिस्कशन जजेस के दरमियान में नहीं होती हैं। और इस खत का क्रेडिट सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह पे नहीं है। मैंने आपको कुछ सोर्सेज से बताया था कि इसके क्रेडिट में बड़े लोग हैं। ये बाकायदा मुशावरत के साथ खत आया था, एक जज का खत नहीं था। वो 5 लोग थे जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, आप कह सकते हैं। खैर, जो अहम तरीन मामला है वो 26वीं आईनी तरमीम का है। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जिस दिन ये मंजूर हो गई, गजट नोटिफिकेशन हो गया, तो हमने आपको तफसीलात में ये बात बताई थी कि इसके अंदर इतने फ्लॉज हैं कि भाई आपने जब हुकूमत के खिलाफ और 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर ही दरख्वास्त दायर करनी होगी तो उस दरख्वास्त के मुकर्रर होने का फैसला उसका बेंच भी हुकूमत ही बाय मेजॉरिटी बना रही होगी। लेकिन हमने इससे पिछले व्लॉग में आपको बताया कि जुडिशल कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है उसकी साख्त कुछ इस तरह से है कि 13 मेंबरान हैं और उनमें से 7 की मेजॉरिटी अगर जजेस मुत्तहिद हो जाएं तो उनके पास अपोजिशन को मिलाकर हो सकती है। वसीम, अब जो ये 2 दरख्वास्तें आई, मुनीर मलिक साहब के बारे में आप बता चुके कि मुनीर मलिक साहब का प्रोफाइल कितना हाई है। वो एक अच्छे मंजे हुए आईनी मामलात के वकील हैं। जस्टिस कादी फैज़ीसा का जो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस था उसमें उनके भी वकील थे, गो के उन्होंने खुद अपना मुकदमा लड़ने की माफी मांगी थी। मुनीर मलिक साहब ने माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुनीर मलिक साहब बड़े लास्ट टाइम तक ये कह रहे थे कि नहीं, कादी फैज़ीसा ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन फिर अचानक से उनको यकीन आ गया कि वो वैसे ही है और फिर आ गया या कुछ लोगों ने दिलवाया और फिर वो मुश्तरका एक इलामिया आया था, एक ओपन लेटर आया था, जिसके बाद हमने देखा कि वकला में जान पड़ी और वकला ने बाकायदा लिखना शुरू किया था तरमीम के खिलाफ। तो वैसे ये जो 2 दरख्वास्तें हैं, बलूचिस्तान बार की और एक क्वेटा बार की, बेसिकली इन दरख्वास्तों के अंदर मुनीर मलिक साहब ही वकील हैं, सेम कंटेंट्स हैं, 2 नोयत की दरख्वास्तें हैं। एक तो दरख्वास्त ये है कि उसमें बाकायदा
जो आप कह सकते हैं कि डायसेक्शन की गई है 26वीं आईनी तरमीम की, ख़ास तौर पर जो अदलिया से मुतालिक शिक्के हैं और फिर अदलिया से मुतालिक से आगे बढ़कर जो 4th शेड्यूल में तरमीम है, उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुतालिक तरमीम है, तमाम तर तरामीम को चैलेंज किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो सैलिड फीचर है, यानी अदलिया की आज़ादी के 3 फीचर्स हैं, अदलिया की आज़ादी, सेपरेशन ऑफ पावर यानी इख्तियारात के तकसीम का असूल, उसके अलावा इंसाफ तक रसाई, ये कहा गया है कि ये सभी मुतासिर होते हैं 26वीं आईनी तरमीम से। अब वसीम, उन्होंने ना शिकवार तमाम तर बातें की, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो उन्होंने ना पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व सीट्स का ऑर्डर आता है, रिजर्व सीट्स के ऑर्डर के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करता और पार्लियामान नामुकम्मल भी है, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी मखसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह से। वो नामुकम्मल जो ऐवान है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन में कवानीन बना दिए, उस ऐवान ने बैठ कर ये 26वीं आईनी तरमीम की। फिर वो ये कहते हैं कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, यानी मुसद्दिका इतलात और मुसद्दिका इंफॉर्मेशन मालूमात हैं कि जो पार्लियामान है उसके पास सीधे तरीके से, कानूनी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। वैसे में वही बात है जो हम बार बार बताते रहे कि नंबर गेम पूरी नहीं है। फिर वो बात करते हैं आगे के किस तरीके से आर्टिकल 63A के फैसले को इस्तेमाल करके फ्लोर क्रॉसिंग कराकर, ज़बरदस्ती डरा धमकाकर, उठाकर दूसरी जमातों के जो मेंबरान हैं उनसे जबरी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम पर वोट लिया गया, ये तहरीर किया गया। और उसके बाद एक सेकंड यहीं पे रुक जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का तो मौक़िफ़ था कि हम उन्हें बड़ा प्रेज़ करते हैं आजकल, क्योंकि वो विक्टिम थे इस सारे मामले के और उन्होंने एक मामले पर स्टैंड लिया था। मगर उनका तो जो उन्होंने ख़त लिखे थे, मुतअद्दिद खतूत लिखे थे, उसमें तो उन्होंने कहा था कि वो लीगैलिटी को नहीं मानते इन तरमीमी ऑर्डिनेंस की, पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि वो इस वजह से इस बेंच में नहीं बैठेंगे कि इस कमेटी को वो नहीं मानते। गो कि उन्होंने साथ एक ऑप्शन दिया था और लिख के कि अगर पुरानी कमेटी बहाल हो जाएगी तो फिर वो इस मामले पर राज़ी होंगे। तो कमेटी बहाल हो गई, कमेटी बहाल हो गई। मगर साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 63A के मुकदमे में क्यों नहीं बैठे थे? 63A के जो नज़रसानी का मुकदमा है उसमें जिस तरह आईने पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कानून से, सुप्रीम कोर्ट के रूल से, अदालती नज़ायर से खिलवाड़ किया गया, क्या अगर अब पुरानी कमेटी बहाल हो चुकी है तो दोनों जजेस जो हैं वो राज़ी हो जाएंगे कि जी बिल्कुल ठीक है ये सारा मामला, अब पीछे मट्टी पाओ और आगे बढ़ो? देखिए वसीम, एक बहुत ये बहस अक्सर होती है। जब आर्टिकल 62(1)(f) के मुकदमे की तशरीह आई थी ना, तब भी ये बहस पड़ी थी कि भाई अब जब उसके बाद जजेस आ गए तो वो क्या करेंगे। सब लोग कादी फैज़ीसा नहीं हुआ करते कि वो आउट ऑफ नो वेयर एक हाई कोर्ट के अपील में आकर मामला उठा ले। काजी फैज़ीसा होना मसला नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका, देखिए वो अच्छा है, वो बुरा है, उसकी लीगैलिटी है, हम उसको गैर कानूनी कहते हैं। नहीं, आप उस कमेटी को गैर कानूनी कहते हैं। हाँ, अब अख्तियारात आपके हाथ में हैं, चलें आपके हाथ में अगर अख्तियारात नहीं भी हैं, आप अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पे तो कायम रहें। 63A की नज़रसानी जिस तरह से की गई, जिस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया, जिस तरह से उसके तनाजुर में बुनियादी इंसानी हकूक़ तो जितने पामाल हुए, वो उसको तो चलें एक लम्हे के लिए छोड़ ही दीजिए, वो अब मकबरा वहाँ पे बन चुका है। किसी को ज़्यादा शौक़ है बुनियादी इंसानी हकूक़ का तो वहाँ चला जाए और पढ़ ले कि ये आईने पाकिस्तान में उसके लिए लिखे गए हैं। मगर जब जस्टिस मंसूर अली शाह का एक प्रिंसिपल स्टैंड था तो अब कमेटी बहाल होने से वो प्रिंसिपल स्टैंड ख़त्म हो चुका है। फिर तो वो जो लोग हैं वो बड़ा दुरुस्त कहते हैं कि मंसूर को मुनीब चाहिए था, मुनीब अब मिल गया तो बात ख़त्म। देखिए आप अभी जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क में नहीं है, मुमकिन तौर पर जब वो वापस आएंगे तो वो ये सारे मुद्दे भी उठाएंगे। और हम बार बार ये बात करते हैं कि हाउस इन ऑर्डर करना है तो उसके कोई तरीक़ेकार हो सकते हैं ना, लड़के तो नहीं चला जा सकता। आज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में बैठने से इनकार कर दें और जस्टिस याया अफरीदी के पास कोई और ऑप्शन ना हो, वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की तरह जस्टिस अमीन को बिठा दें, फिर भी आप कहेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इक़दाम क्यों किया? देखिए या तो आइन और कानून के मुताबिक पूरा चला जाता है या फिर नहीं चला जाता। ये मसलहत के शिकार जो लोग होते हैं ना, ये आइन और कानून में ना, या वो कहते हैं ना कि ब्लैक और वाइट होता है, इसके दरमियान कोई ग्रे एरिया नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि अगर आप काजी फैज़ीसा साहब के किए गए गैर आइनी इक़दामात जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी के लिए 63A की नज़रसानी वाला मुकदमा किया, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इन जजेस को स्टैंड लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये भी किसी मसलहत का शिकार होंगे। और पिछले 77 साल अदालती तारीख में आज हम इस मुल्क की जिस नैज पे खड़े हैं तो वो मसलहत पसंदी ही थी।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं ये समझती हूँ कि अभी चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने हल्फ उठाया है, जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क में है नहीं, उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं, घूमने तो गए नहीं हुए, तो जब वो वापस आएंगे और वाकई अपना कोई मौक़िफ़ रखेंगे तो ही हमें राय कायम करनी चाहिए उनके प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर या फिर उनकी मसलहत के ऊपर। तब तक हम इस मामले को कम अज़ कम डेफर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुनीर मलिक साहब ने ये जो बलूचिस्तान बार के प्रेसिडेंट और बार के जो प्रेसिडेंट्स के तवसुत से दरख्वास्त दायर की, आबिद शाहिद ज़ुबैरी भी उनके साथ वकील हैं, और उसके अलावा आबिद शाहिद ज़ुबैरी और पाकिस्तान बार के 6 मेंबरान की दरख्वास्त है। उसमें ये कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को के बारे में ये डिक्लेयर करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि इसने एब्रोगेट किया है, यानी खिलाफ वर्जी की है, पिछले आइन के साथ बगावत की है, रिपील किया है, ख़त्म किया है, उसके अलावा बदला है और बिल्कुल तबाह कर दिया है जो बेसिक फीचर था, यानी बुनियाद थी आईने पाकिस्तान की, उसको। और ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनकी खिलाफ वर्जी में है। वैसे उसके बाद मुनीर मलिक साहब की ड्राफ्टिंग मुझे बहुत पसंद है। वो हर पैराग्राफ के अंदर ना बाकायदा मेंशन करके ये लिखते हैं कि ये सेक्शन 7 है, ये है और ये इस तरह से खिलाफ वर्जी उसकी हुई है। तो उन्होंने बाकायदा ये जो सेक्शंस है, तकरीबन 9 जो नई जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके सेक्शंस को चैलेंज किया है, जिसमें सेक्शन 7 है जो कि जुडिशल कमीशन की क़याम से मुतालिक है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके। सेक्शन 10 है जो कि आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है, यानी खुद नोटिस के अख्तियार ख़त्म करने से मुतालिक है। सेक्शन 12 है जो आर्टिकल 186A है, यानी जो सदारती रेफरेंस है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, उससे मुतालिक है। फिर कंप्लीट जस्टिस के हवाले से, यानी उसमें भी हाथ पैर आपने बांध दिए, एक तरह से आपने इख्तियारी ख़त्म कर दिया। फिर सेक्शन 14 है जो आर्टिकल 191A है, जिसके अंदर आईनी बेंचेस के क़याम का जिक्र है। उसके अलावा सेक्शन 17 है 26वीं आईनी तरमीम का, जो कि आर्टिकल 202A से मुतालिक है, जिसमें हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंचेस के क़याम का जिक्र है। फिर सेक्शन 21 है जो कि आर्टिकल 209 से मुतालिक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो की हियत या उसके तरीक़ेकार को बदला गया है उससे मुतालिक है। फिर सेक्शन 22 है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की जो तकर्रुर के तरीक़ेकार को बदला गया है उसमें तरमीम है। और सेक्शन 27 है जो कि 4th शेड्यूल से मुतालिक है, उसके जो तरीक़ेकार को तब्दील किया गया है उसको चैलेंज किया गया है। और ये कहा गया है, एक और 7 दरख्वास्त लगाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में 26वीं आईनी तरमीम में तरीक़ेकार है, तो उन्होंने कहा गो के हम 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, तो इसलिए उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइड पे रखें। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे, पहले 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक किया, उनकी के हवाले से बताया कि वो जो एक तो बुनियादी जो आइन के बुनियादी ढांचे, उसके अलावा जो सेलिएंट फीचर्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, उनसे मुताबिकत रखते हैं। उसके बाद मैं आपकी बात समझ गया। आपको याद है हमारी एक डिबेट हुई थी जिसमें हमने ये सवाल किया था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है, उस वक्त आईनी अदालत के क़याम की बात हो रही थी, बिल्कुल। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये चैलेंज क्या होगी? आईनी अदालत में होगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी? बहुत सारे इवन के कानूनी माहिरीन का, हमारे सहाफ़ी दोस्तों का ये कहना था कि जी उस वक्त आईनी मामला जो है वो आईनी अदालत सुनेगी, लिहाजा ये तरमीम जो है वो चैलेंज आईनी अदालत में होगी। तो उस वक्त भी मौक़िफ़ यही था कि जिस चीज़ ने चैलेंज होना है वही जजेस या वही फोरम बैठ के उसे कैसे सुन सकता है? ये तो वही बात है ना कि मैं आपके ऊपर मुकदमा करूं और आप अपना मुकदमा खुद जज बन जाए। यहाँ पे ये तो हम सुना था कि अपनी कॉज के लिए कोई शख्स जज नहीं होता, तो यहाँ तो अपनी कॉज के लिए कोई अदालत ही नहीं बन सकती थी। तो ये उन्होंने बड़ा दुरुस्त कहा। और इसमें हम अगर माजी की नज़ायर देखें तो जितनी भी आईनी तरमीम हुई हैं वो फुल कोर्ट ने बैठ कर सुनी है, सिवाय 25वीं आईनी तरमीम के वो फाटा से मुतालिक थी, उसमें वो फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। लार्जर बेंच है और वो आज तक पेंडिंग है और उसके अंदर बहुत सारे मामला हैं। तो आज भी ये फुल कोर्ट इजलास में जो हुआ उसमें भी ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि अदलिया इस मामले पर मुत्तहिद होकर ये फैसला कर ले कि हम फुल कोर्ट से बैठकर एक मरतबा 26वीं आईनी तरमीम की लीगैलिटी या उनकी इल्लीगैलिटी तय कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है। तो आइंदा आने वाले दिन वैसे मुझे लगता है कि बहुत हैपनिंग से भरे होंगे। लेकिन यहाँ पर इस कमरा, कोई भी कमरा अदालत हो, वहाँ पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात क्यों ख़त्म नहीं होते? आप भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई रब्ता कीजिए और अगर केस मैनेजमेंट सिस्टम ले आइए। अभी आप पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि एक और ज़ेर इल्तवा मुकदमा इस कमरा अदालत नंबर 1। एग्जैक्टली। तो हम हमारे जो ऑडियंस है वो भी इस बात का शिकवा करते हैं, ना सिर्फ हाई कोर्ट से मुतालिक बल्कि 4th शेड्यूल से मुतालिक, बहुत अहम, क्योंकि वो आपके मेरे सबके हकूक के साथ जुड़ा है। कोई केस मैनेजमेंट प्लान आप भी बनाइए ताकि, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे तो आप हैं, मैं आपके इक़दामात की तौसीक तो कर सकता हूं। अगर मैंने केस मैनेजमेंट प्लान बना दिया तो क्या मालूम आप मुझे ही निकाल दें FCR से, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर भी है। हम उसको टेकअप कर लेंगे, जल्द कर लेंगे। हर दिन इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि वो हमसे रह जाता है। हम कोशिश करेंगे अगर कल
कोई बड़ी हैपनिंग ना हुई जो कि अभी तक शेड्यूल्ड नहीं है, तो हम हाई कोर्ट से मुतालिक ये मुद्दा कि वहाँ पर आइनी बेंचेस का क़याम कैसे होगा, किस तरीके से हाई कोर्ट्स के अंदर भी मुकम्मल तरीक़ेकार तय है जो मुदाखलत का, वो कैसे होगा, क्योंकि असल में तो मसला भी हाई कोर्ट से था। हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। मुझे और वसीम मलिक को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।